नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अरविंद भास्कर की पुस्तक आधुनिक भारत की वॉल्यूम 1 और 2 का। वॉल्यूम 1 काफ़ी पहले आ गया था, पिछले साल आ गया था। यूरोपियों के आगमन से लेकर 1857 तक का इतिहास इसमें दिया गया है। और अभी जो एक लेटेस्ट इनका जो सेकेंड पार्ट आया है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें 1857 से लेकर भारत की आज़ादी तक की घटनाएं दी गई हैं। हालांकि आज़ादी के बाद की भी कुछ बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो हम बात करेंगे कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। खास तौर से मैंने इनको चेक किया है कि ये पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और खासतौर से सिविल सेवाओं के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी प्रो लेवल की पुस्तकें इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इनकी जो विश्व इतिहास की पुस्तकें हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर रही हैं। चाहे उनकी विश्व इतिहास वाली बुक हो, चाहे उनकी जो एमसीक्यू वाली बुक है, वो दोनों ही बुक काफ़ी पॉपुलर मानी जाती हैं और उनके रिव्यू भी मैंने किए हैं। इस पुस्तक के बारे में मैं यूपीएससी के बारे में अपनी राय भी खासतौर से बताऊंगा। इसके लिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के पिछले 2 सालों के पेपर चेक किए हैं, उनके क्वेश्चन देखे हैं कि इन बुक्स में उनके आंसर मिल पाते हैं या नहीं, या इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में वो आंसर आप अच्छे तरीके से लिख पाते हैं या नहीं। तो उन सब बातों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। थोड़ा तो वीडियो सामान्य से थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि एक तो किताबें 2 हैं, दूसरी काफ़ी विस्तार से बात करनी है कई एग्जाम्स के बारे में। तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए आपको अपनी जो पहले से उपलब्ध पुस्तकें हैं उनको छोड़कर इन पुस्तकों के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्नों के जवाब मैं आपको दूंगा। पहले बात करते हैं इनके पार्ट 1 की, यूरोपियों के आगमन से 1857 तक का इतिहास। लगभग 360 पेज की ये किताब है और मैंने बताया था कि मैं इसके बारे में सही तरीके से राय तभी बता पाऊंगा जब इसका सेकंड पार्ट आएगा। अब इसकी अनुक्रमणिका मैं यदि आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यूरोपियों के आगमन से लेकर 1857 तक के विद्रोह के जो भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में है, लगभग 363 पेज हैं, 60-62 पेज के करीब है इसमें। तो उसमें यदि आप 1857 तक का इतिहास दिया गया है तो ये मानकर चलिए कि काफ़ी डिटेल में होने वाला है। इसकी कमियों के बारे में भी यदि मैं साथ साथ बताता चलूं तो एक कमी आप ये मान सकते हैं, कुछ व्यक्तियों को वो कमी लग सकती है, कुछ को नहीं लग सकती है। जैसे मेरे पास में ही पड़ी है परीक्षा वाणी की बुक है, इसमें आपको फैक्ट को मेंशन करने वाला जो तरीका है, देखिए आप फैक्ट देखिए किस प्रकार से दिए गए हैं। कुछ बोल्ड किए गए हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इस प्रकार से बॉक्सेस में दिए गए हैं, ये देखिए। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, ये आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आप प्रस्तुतिकरण नहीं है। और मैंने एक बार पहले भी बताया था इनकी बुक के बारे में, आप ऐसा प्रस्तुतिकरण चाहते हैं तो ऐसा तो इनकी बुक में नहीं है। हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी हम करते चलेंगे। जैसे आपने सतीश चंद्र की बुक पढ़ी है, विपिन चंद्र की बुक पढ़ी है, चाहे उनकी आधुनिक भारत वाली किताब हो, चाहे उनका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हो, या आज़ादी के बाद का भारत हो, उस प्रकार की जो बुक्स आती हैं वैसे इनको लिखा गया है काफ़ी डिटेल में, और अलग से पॉइंट वगैरह कोई हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की गई है, पूरी थ्योरी इसमें बताई गई है। यदि इसमें आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपके क्लियर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल दी गई है। और फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स के मामले में ये बेस्ट बुक मानी जा सकती है। आप परीक्षा वाणी में बहुत अच्छे फैक्ट दिए जाते हैं, वो आज भी शानदार बुक है, मैं मानता हूँ वनडे एग्जाम्स के लिए। लेकिन इस बुक में उससे भी कहीं ज़्यादा फैक्ट्स दिए गए हैं, कहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो एक प्रो लेवल की बुक है। जैसे मोबाइल की भाषा में मैं आपको बताऊं कि जैसे एक तो सामान्य मोबाइल आता है Redmi Note 10, और फिर इसका प्रो आता है, कोई भी हो, जैसे iPhone 12 है, iPhone 12 Pro है, Pro Max है, तो ये Pro Max मान सकते हैं आप इसको। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल है, हर कुछ शामिल करने का प्रयास किया गया है। और लेखक का मैंने एक जगह पढ़ा भी था, उन्होंने लिखा है कि बहुत सारी बुक्स को उन्होंने अध्ययन किया है इसके लिए, और उन सब पुस्तकों का निचोड़ शामिल करने का। और जब आप बहुत कुछ पढ़ते हैं तो आपको ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि आप क्या छोड़ें इस बुक के अंदर से। तो ये सेकंड पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 580 पेज की ये किताब है, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक की बातें दी गई हैं। हालांकि उसके बाद की भी कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। क्या दिया गया है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर्स के से इसका जो मैच मैंने किया है उससे मैंने क्या रिजल्ट निकाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। प्राइसिंग की बात करें तो पहला वाला जो पार्ट है वो 200 रुपये का है, और ऑफ मिल जाता है, शायद मेरे हिसाब से ये 160-70 रुपये के आसपास मिलता है ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन आज मैंने चेक नहीं किया, मैं ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ये जो दूसरी बुक है ये 400 रुपये में उन्होंने लॉन्च की है, और ऑफलाइन मेरे हिसाब से ये 20% ऑफ में मिल रही है, लगभग 320 रुपये में आसपास। यदि आप इधर उधर से मंगवाते हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस तो डेफिनेटली पे करने ही होते हैं। तो ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम इनकी जो बुक है काफ़ी चर्चा में है सोशल मीडिया पर भी इन दिनों में।
तो पहले मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ। टॉपिक्स देखिए आप, और टॉपिक्स के आगे आप पेज नंबर देखिए कि कितना विस्तार से दिया गया है। जैसे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, औपनिवेशिक अर्थतंत्र व प्रशासनिक व्यवस्था, प्रारंभिक राष्ट्रवाद। तो देखिए राष्ट्रवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आपको 22 पेज मिलेंगे, 22-23 पेज के करीब। फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से रोलेट सत्याग्रह तक, उनकी दक्षिण अफ्रीका प्रवास की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी इसमें दी गई हैं। फिर उनके आने के बाद में उन्होंने जो आंदोलन किए उन सब के बारे में तो डिटेल है ही। जैसे यहाँ पर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, या दलित आंदोलन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, या उससे पहले यदि आप खिलाफत और असहयोग आंदोलन देखेंगे तो प्रत्येक आंदोलन 20-20, 30-30, 40-40 पेज के अंदर दिया गया है। यानी हर छोटी से छोटी बातें, जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं उनके सिर्फ अध्यक्ष का ही नाम नहीं, उनके सचिव कौन थे, कोषाध्यक्ष कौन थे, उनके सदस्य कौन कौन थे, इस प्रकार की बातें भी उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके बेनिफिट भी होते हैं और इसकी कुछ आपको नुकसान भी होते हैं। किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिट देने वाली हो सकती हैं, किन एग्जाम्स के लिए नुकसान हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। जैसे मैं कोई भी एक टॉपिक इसमें चूज कर लेता हूं। जैसे कि प्रारंभिक राष्ट्रवाद का टॉपिक है, 63 नंबर पेज पर हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, प्रारंभिक राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद में कांग्रेस से पहले कौन कौन से संगठनों की स्थापना होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ देखिए आपको 1837 में स्थापित की गई जमींदार एसोसिएशन, और उसके बाद में उसका नाम बदलकर अगले साल यानी 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी कर दिया गया। अब इसी चीज को यदि मैं परीक्षा वाणी में ढूंढने का प्रयास करूं, आप समझ पाएंगे कि दूसरी बुक से किस प्रकार से डिफरेंट हो सकती है। आप ये भी अनुमान लगा पाएंगे कि आपका जो एग्जाम है उसके लिहाज से ये कितनी इंपॉर्टेंट है, या कितना आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता है, वो सब बातें मैं बताऊंगा। अब इसमें ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं कट कर दूंगा बीच में से। जैसे ये देखा कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, अब प्रस्तुतिकरण आपको इसमें बेहतर मिलेगा। जैसे इसमें दिया गया है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1838 में कलकत्ता में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा जमींदारों के हितों के संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य बताया गया है और उसकी विशिष्टताएं बताई गई हैं। फिर उसके बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसने की, सचिव कौन थे, इसके उद्देश्य कौन थे, ये आप देख सकते हैं। अब इसी बात को मैं आपको दिखाता हूं अरविंद भास्कर की किताब में। देखिए इन्होंने बताया कि 1837 में स्थापित की गई जमींदार एसोसिएशन और उसका नाम अगले साल बदलकर लैंड होल्डर सोसाइटी कर दिया गया। ये बात आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलेगी, उसमें सीधा 1838 में बताया गया है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई है। फिर इसके बाद में जो जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बातें हैं, ये देखिए इसके मुखपत्र के बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। और फिर इसके अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलेगी जो सामान्य एग्जाम्स के लिए उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ एक समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। क्या समस्या आ सकती है? जैसे कोई विद्यार्थी बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, या जिनको पहले से पर्याप्त नॉलेज नहीं है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से बिंदु छोड़ दिए जा सकते हैं। जैसे इसमें जितने फैक्ट दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतने फैक्ट याद रखे जा सकते हैं। वो संभव नहीं है कि आप इतनी डेट्स, इतनी संस्थाओं के नाम याद रख सकें, उनके सचिव, उनके अध्यक्षों के नाम याद रख सकें, यानी हर कोई इतना याद नहीं रख सकता। तो एक जो शुरुआत कर रहा है कोई विद्यार्थी, उसके लिए समस्या हो जाएगी कि इसमें से मैं याद क्या रखूं और छोड़ूं क्या, क्योंकि उसको तो ये भी पता नहीं चल पाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी इंपॉर्टेंट है या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, या कौन सी संस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक प्रायिकता तो आपकी होनी चाहिए कि इतना मैं याद कर सकता हूं। कई बार समय भी होता है कि आपके पास किसी एग्जाम के लिए 2 महीने 4 महीने का समय है, तो उस दौरान आप सेलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ बीच में आया है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब आप जब परीक्षा वाणी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट संस्था है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ही दी गई हैं। और यहाँ इसमें आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये मालूम करना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो पहले से दूसरी बुक्स पढ़ते हैं या BA जिन्होंने ढंग से किया है, उनको तो मालूम होता है कि कौन सी संस्थाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ा जा सकता है, किसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आपके लिए हो सकता है यदि आप PGT की तैयारी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करते हैं। यदि आपके पास जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी करने वालों ने नेट किया हुआ होता है, तो उनको फिर भी नॉलेज होता है कि हमें क्या पढ़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। PGT के एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी ये समस्या हो सकती है यदि उनको वो शुरुआती दौर में है तो ये एक ड्रॉबैक। हालांकि ये नहीं है कि इसमें कुछ दिया नहीं गया, इसमें दिया तो ज्यादा गया है। आप देखने की कोशिश करेंगे, आप शायद ही कोई ऐसी पुस्तक ढूंढ पाएंगे जिसमें इससे ज्यादा मैटर दिया गया हो। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास की कम से कम 15-20 पुस्तकें तो मेरे पास हैं। यदि मैं उन सब को भी शामिल कर लूं
तो उन सबको शामिल करने के बाद भी उतना मैटर नहीं हो सकता जितना अरविंद भास्कर के भारत का स्वतंत्रता संग्राम या इसके वॉल्यूम 1 में दिया गया है, उतना नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं कि क्या है इसके अंदर। एक तो खास बात यह है कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाता है, सभी कुछ। आपको ये दिक्कत नहीं आती कि घटनाएं किस क्रम में हुई थी, कैसे हुई थी और उनके पीछे किसका क्या मोटिव था, यानी सारी जानकारी आपको एक जगह मिल जाती है। फिर कुछ विद्यार्थी, जैसे मैं तो यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे आते हैं कि किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव की डेट्स के बारे में, आप सभी जानते हैं, कन्फ्यूजन रहता है सभी बुक्स के अंदर, तो वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। मतलब एक एक हफ्ता खराब कर देते हैं कि सर गणेश उत्सव के बारे में यहाँ दे रखा है, शिवाजी उत्सव के बारे में शेखर बंदोपाध्याय ने ऐसा लिखा है, बिपिन चंद्रा ने ऐसा लिखा है। जबकि मैं तो हमेशा ये राय देता हूँ कि विद्यार्थियों को इस प्रकार की बातें छोड़ देनी चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए एक दो पुस्तकों में, लेकिन उसके पीछे आप अपना समय खराब करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अध्यापक हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लेवल की बात है कि वो उस पर शोध करें, उसके बारे में जानें। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक बढ़िया पुस्तक है। जैसे इसका मैं उदाहरण दूंगा, इनके बाद में जो संदर्भ और टिप्पणियां दी गई हैं, उन संदर्भ और टिप्पणियों के अंदर वो बातें जो कि कंफ्यूजन देने वाली हैं, उनके बारे में लेखक बार बार में बताते हैं कि सुमित सरकार ने क्या लिखा है, बिपिन चंद्र ने क्या लिखा है, शेखर बंदोपाध्याय ने क्या लिखा है, शुक्ल ने क्या लिखा है, यानी सब कुछ वो क्लियर करते जाते हैं। और जो डिबेटेबल कोई डेट्स है या कोई संस्था का नाम है, तो उसके बारे में वो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं उनकी क्या राय है, उनकी पुस्तकों में क्या दिया गया है, वो संदर्भ और टिप्पणियों में शामिल कर लेते हैं। तो एक तरह से ऐसे विद्यार्थी जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा था, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने का इलाज इसके अंदर है। दूसरी बात, यदि आप सॉल्यूशन ऐसा चाहते हैं कि आपको बार बार कोई अन्य पुस्तकें नहीं देखनी पड़े, या जैसे एमए कर रहे विद्यार्थी हैं वो साथ ही साथ आगे नेट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, पीजीटी के बारे में शुरुआत कर देते हैं सोचने के लिए, तो वो इसके साथ जाएं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, वो काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं और उनको बार बार इधर उधर पुस्तकों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आधुनिक भारत में अरविंद भास्कर उनके लिए हमेशा ही पर्याप्त रहेगी। अब इसमें मैं और टॉपिक्स भी आपको साथ साथ दिखा देता हूं। जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पर दी गई हैं, तो क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या क्या दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। आपको जो सामान्य पुस्तकों में मिलता है उनसे कहीं डबल मिल जाएगा इसके अंदर। तो नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे नेट जेआरएफ का अभी जो एग्जाम होने वाले की संभावना है, या कोई भी जैसे यूपी में पीजीटी के एग्जाम के लिए, तो यदि आपका 2 महीने के अंदर अंदर कोई एग्जाम है तो आप इस बुक को अभी मत लेना, क्योंकि आप इतनी बड़ी बुक को नए सिरे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसकी बजाय यदि आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, चाहे पीएल गौतम पढ़ रहे हो, परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ब्रजकिशोर शर्मा, काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें आती हैं, चाहे एस के गुप्ता हो, वो जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ लगे रहिए। एक पुस्तक आपने पढ़ ली है तो उसको बार बार पढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होगी। लंबा गोल है किसी का जो अभी एमए कर रहा है या जेआरएफ के लिए, हो सकता है वो सोचता है कि इसमें नहीं अगले में भी हो जाए, लेकिन मैं डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई विशेष तौर से तैयारी कर रहा है तो वो अरविंद भास्कर की पुस्तकों के साथ जा सकता है, काफ़ी डिटेल में होगा। अभी मैं यूपीएससी की बात करना अभी शुरू ही नहीं किया है, यूपीएससी की बात मैं अभी करूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस किताब के बारे में। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि इस टॉपिक में ये कमी दी गई है। जहाँ भी, जैसे मैं भी इस बुक को पढ़ रहा था तो जैसे मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर के साथ इसको मैच करने की कोशिश की कि उनके आंसर इसमें है या नहीं, तो मेरे को कभी कभी किसी क्वेश्चन के बारे में ये लगा कि इसका आंसर यहाँ पर नहीं है, तो मेरे को वो कहीं ना कहीं मिला फिर जाकर, जब मैंने ढूंढा आगे पीछे या पहले वाली बुक में। तो मैं अभी अपना आईपैड एक बार खोल लेता हूँ और उसमें पेपर्स के हिसाब से मैं बताता हूँ कि मैंने क्या ढूंढा और क्या मुझे मिला। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई, यह मृत्यु पूरे पंजाब के अराजकता के विस्फोट का संकेत था। तो इसका लगभग आंसर आपको पहली वाली बुक में मिल जाता है। फिर उसके बाद में धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में जो क्वेश्चन था वो भी आपको सेकंड बुक के शुरुआती चैप्टर में ही मिल जाएगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि भारत में ट्रेड यूनियन जो आंदोलन थे वो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान मतलब कितना उन्होंने योगदान दिया, कितना उन्होंने प्रभावित किया। तो इसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ, ये मैं अलग छोड़ देता हूँ मेरा आईपैड एक बार। अब इसके अंदर मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन इसमें सबसे बेहतर मिला मुझे, भारतीय मजदूर आंदोलन 354। अब ये 354 नंबर पेज पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मजदूर आंदोलन काफ़ी बेहतर तरीके से दिया गया है, ये देखिए। अब इसमें
विशेष तौर से ये बताया गया, हर जगह ये जानकारी दी गई है कि भारतीय मजदूरों ने या ट्रेड यूनियन ने किस किस आंदोलन के दौरान भाग लिया। जैसे 1905 और 6 में जो बंगाल विभाजन वाला जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी का आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने हड़ताल की, उसमें इन्होंने समर्थन दिया। फिर उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन के दौरान है वो तब उन्होंने समर्थन दिया। फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने समर्थन नहीं दिया, यानी वो शांत रहे ट्रेड यूनियंस, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रकार से विश्व युद्ध के बारे में पहले वामपंथियों की दूसरी राय थी, फिर बाद में दूसरी, और ट्रेड यूनियंस ने फिर भी गांधी जी और महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के बाद में हड़ताल की। तो वो सब जानकारियां इसके अंदर दी गई हैं। वो सबसे बेहतर तरीके से वो क्वेश्चन आप इस बुक के माध्यम से कर सकते हैं। फिर कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन वाला क्वेश्चन था कि जो विभाजन है वो विभाजन के निर्णय पर कैसे पहुंचे भारतीय नेताओं से बात करने के बाद, और उसका जो खुद का जो मत था उसके आधार पर, तो उसकी जानकारी इस बुक के अंत में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। या इसके बाद जो डुप्ले वाला जो क्वेश्चन आया था पिछले साल, या इसके अलावा 1857 के विद्रोह का जो क्वेश्चन था, यानी बहुत ही, मैं मानूंगा कि लगभग 90% क्वेश्चन इन दोनों बुक्स में मुझे मिल गए। फिर इसके बाद मैं इससे पहले वाला एक पेपर और इसमें देखने का प्रयास करता हूँ। उसमें मुझे पहला ही क्वेश्चन मिला था कि टीपू सुल्तान मैसूर में महत्वाकांक्षी भूभागी इरादों वाला एक शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैन्यकृत राज्य के निर्माण का प्रयास कर रहा था। तो जो इसका पहला वाला पार्ट है उसमें टीपू सुल्तान के बारे में जहां पर जानकारी दे रखी है, उसके अंदर अंत में टीपू का जो मूल्यांकन है उसमें उस पुस्तक जो आंसर है उसका लगभग 80% मैटर आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में आर्थिक विकास वाला जो रेलवे वाला एक क्वेश्चन था वो भी लगभग इसके अंदर मिल जाता है। फिर इसके बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन है, उसका जो क्वेश्चन है उसका भी लगभग आंसर इसके अंदर मिल गया। कोल विद्रोह वाला तो चलो है ही, क्रिप्स मिशन वाला जो कि वह मतलब उसमें मुसीबतें थी और अंत में विफल हो गया, ऐसा एक क्वेश्चन था, वो भी मतलब इसमें अंदर दिया गया है। और जो ड्रेन थ्योरी है वो भी एकदम कंप्लीटली इसके अंदर आंसर दिया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, जैसे देखें, भारत में पश्चिमी शिक्षा को लागू करवाए जाने के लिए प्रयासरत शक्तियों का परीक्षण कीजिए, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा इसके लिए डाले गए दबाव का विश्लेषण कीजिए। तो पहले मैंने इसको इसमें ढूंढने का प्रयास किया। जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वाला जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो शिक्षा के विकास वाला एक टॉपिक दे रखा है, देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तभी मैं एक अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। जैसे शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास 500 नंबर पेज पर, इसमें मैंने ढूंढने का प्रयास किया। फिर मैंने देखा कि इसमें शिक्षा के विकास के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें जानकारी दी गई हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं दे पा रहा हूं। तो फिर मैंने सोचा कि शायद इसमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जैसे हंटर शिक्षा आयोग, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, और जो सैंडलर आयोग है, द्वैत शिक्षा के अधीन शिक्षा, यानी सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। फिर मैंने इसका पहला पार्ट देखा, और इस पहले पार्ट में जो शिक्षा के विकास का एक टॉपिक इसके अंदर भी दिया गया है। ये देखिए, भारत में शिक्षा का विकास 255 नंबर पेज पर, पेज नंबर 255 पर, ये देखिए, इसमें शुरुआत ही मिशनरी गतिविधियों के साथ होती है। और उसमें खास तौर से ये पूछा गया है कि ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा इसके लिए कौन सा दबाव डाला गया कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो लगभग जानकारी इसके अंदर हमें मिल गई। तो ये मैंने ट्राई करने की कोशिश की, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन वाला क्वेश्चन हो, चाहे आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष वाला हो, यानी ऐसी तो कोई बुक नहीं हो सकती कि यूपीएससी का 100% क्वेश्चन यूं का यूं उसके अंदर मैच कर जाए। ये तो कभी हो नहीं सकता। आप एक नहीं 50 पुस्तकें पढ़ लेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको एग्जैक्टली आप नहीं लिख पाएंगे किसी भी बुक को पढ़ने के बाद में। लेकिन इन दोनों बुक्स में मैंने ये खास बात देखी कि 80 to 90% क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल के। और जीएस के तो फिर आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जीएस के तो उतने ज़्यादा कठिन नहीं होते, हिस्ट्री ऑप्शनल में काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। तो ये मेरी राय है थोड़ी सी यूपीएससी के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद में मुझे यूपीएससी में के लिए एक अच्छी पुस्तक मिली है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। नहीं तो जो पुरानी जेएल मेहता, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, उपिंदर सिंह, वही नाम घूम फिर कर लेने पड़ते हैं, क्योंकि फैक्ट वाली बुक्स आती हैं और कॉन्सेप्ट वाली जो क्वेश्चन है, जो डिटेल में मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो बुक खरी नहीं उतर पाती हैं। तो इसलिए मुझे अब एक नई बुक मिली है जो मैं वास्तव में आधुनिक भारत के इतिहास के लिए रिकमेंड कर सकता हूं। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूं कि बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम जो दो आप ऑप्शन लेते हैं उसकी बजाय इसके जो 2 पार्ट हैं वो डेफिनेटली उन दोनों बुक से आपके लिए ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए आप बिना सोचे समझे आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। मैंने जो बातें बताई हैं वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और यदि आपको मेरी बात में कोई संशय लगता है तो आप कमेंट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको अपने सुझाव देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये तभी महत्वपूर्ण है जब आपके पास समय ज़्यादा हो। कम समय में आप इन पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे।
तो पहले आप कुछ बेसिक पुस्तकें पढ़िए। यदि कोई शुरुआत कर रहा है किसी प्रकार की तैयारी की, तो उसे एक आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, क्या पढ़ा जा सकता है, क्या छोड़ा जा सकता है। यदि एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, बेसिक जानकारी आपके दिमाग में है, तो ये प्रो लेवल की पुस्तकें हैं। इनको पढ़ने के बाद में आपके लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता। जो अन्य पुस्तकों से यदि मैं तुलना करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो एक मूवी की तरह हैं, जिनके अंदर आपको 2 से ढाई घंटे में सारा कुछ समझाने का प्रयास किया जाता है। और ये एक टीवी सीरीज है जिसमें 1-1 घंटे के 10 एपिसोड के अंदर आपको पूरी बात बताने का प्रयास किया गया है। तो डेफिनेटली इसमें आपको डिटेल ज़्यादा मिलेगी। हालांकि समय आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन उतनी ही तैयारी आपकी बेहतर होगी। पीजीटी के लिए अभी भी मैं कहूँगा कि जैसे परीक्षा वाणी है, पीएल गौतम है, इस प्रकार की पुस्तकें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय आप कंसोलिडेट करें अपनी तैयारी को, थोड़ा सा कम याद करके भी आप एक महत्वपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए परीक्षा वाणी जैसी, पीएल गौतम जैसी, स्पेक्ट्रम जैसी पुस्तकें इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिए मैं बात करूं तो मुझे आधुनिक भारत की सबसे फेवरेट बुक ये मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं और मुझे डिटेल में चाहिए, सब कुछ जानकारियां चाहिए। तो आगे से मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा सा कमजोर आएगा। इसके लिए मैं लेखक को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी पुस्तकें आती रहनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ सारी जानकारियाँ दी गई हों, जिससे शिक्षकों को भी फायदा हो और विद्यार्थियों को भी फायदा हो। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और पीजीटी के लिए यदि आप 1-2 साल पहले से तैयारी कोई करना शुरू कर रहा है, बीए के दौरान, एमए के दौरान, तो वो उस प्रकार ये पुस्तकें के साथ जा सकता है। कम समय के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी जैसी पुस्तकें पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगी। हालांकि जानकारी इसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी को एब्जॉर्ब करने में समय भी लगता है। तो ये था मेरा रिव्यू अरविंद भास्कर की पुस्तक आधुनिक भारत के वॉल्यूम 1 और 2 का। मेरी राय में आधुनिक भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं इनकी तुलना बिपिन चंद्र के साथ कर रहा हूं या मैं इनकी तुलना सुमित सरकार के साथ कर रहा हूं। वो अपने आप में दिग्गज इतिहासकार हैं, उनके साथ इन लेखक की तुलना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बात शायद लेखक सुनेंगे तो वो भी ये मानेंगे कि उन लेखकों के साथ अरविंद भास्कर की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि सफलता प्राप्त करने की बात करें तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं, जो मैंने एग्जाम बताए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आप लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे चैनल को काफ़ी हेल्प होती है ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। धन्यवाद।